भी भरी जा सकती है और फिजिकल फॉर्म में भी भरी जा सकती है, जो बैंक की ब्रांचेज में मिल जाती है या बैंक के वेबसाइट पर मिल जाती है। अकाउंट ओपनिंग के साथ कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट और अकाउंट अकाउंट सॉरी वो एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ। जब ये चीजों के साथ हम सबमिट कर देते हैं तो जो कस्टमर का अकाउंट है वो जो कंसर्निंग अथॉरिटी है उनको अप्रूव कर देते हैं। जब अप्रूव हो जाता है तो कस्टमर ऑन बोर्ड हो जाता है, माने कस्टमर बैंकिंग के लिए तैयार हो जाता है। जब ऑन बोर्ड हो जाता है तो बैंक उनको एक वेलकम लेटर भेजती है, ये इंश्योर करने के लिए कि कस्टमर का एड्रेस वगैरह सब ठीक ठाक है या नहीं, है ना। और कस्टमर को वेरीफाई किया जाता है उनके फोन से कॉल करके, मोबाइल उनका उनको मेल करके, और जो वेलकम लेटर है उसको देकर समय समय पर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। माने कस्टमर की हमेशा निगरानी में रहते हैं, उनकी ड्यू डिलिजेंस रहते हैं कि कस्टमर की प्रोफाइल ठीक है या नहीं है। आगे मैं डिटेल में आपको इस बारे में बताऊंगा। एंड अकाउंट मेंटेनेंस, जब एक कस्टमर अकाउंट होल्डर बन जाता है तो फिर अकाउंट मेंटेनेंस का पार्ट आता है, उसके ट्रांजेक्शन करना, उनको सर्विसेज देना इत्यादि। एंड आरबीआई के नियम के अनुसार हमको केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लायंस करना पड़ता है। बैंक कस्टमर की जो रिस्क है, कस्टमर के कोई भी कस्टमर बैंक का कस्टमर बनता है तो एक रिस्क लेके आता है ना, बैंक के लिए उसको एक रिस्क रहती है, तो उसकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बैंक उसकी रिस्क को मैनेजमेंट करती है। और बैंक कस्टमर सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। अब हम समझते हैं कि अकाउंट ओपन की क्या प्रोसेस है। आप में से सभी लोगों ने बैंक में अकाउंट खोला होगा, खुलवाया होगा, तो अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस से आप लोग सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा जाता है, उसके साथ केवाईसी के डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। जो अकाउंट एक ओपनिंग फॉर्म है वो अपने आप में बैंक और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके बेस पे बैंक या कस्टमर एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। केवाईसी के डॉक्यूमेंट में क्या लिए जाते हैं? रिसेंट फोटोग्राफ दो, और उसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ। बैंक इनको वेरीफाई करता है और फिर अकाउंट खोला जाता है। अब हम आते हैं, जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट की बात हुई थी, तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट क्या है? नो योर कस्टमर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि केवाईसी के डॉक्यूमेंट के एक निश्चित उन्होंने सेट दिया है, वही सेट हमको लेना है। तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि एक तो कस्टमर को पहचानना, उसके पते को पहचानना, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसको इंश्योर करना कि कस्टमर के अकाउंट का दुरुपयोग कोई काले धन को व्हाइट करने के लिए, कोई टेररिस्ट फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियों के लिए तो नहीं की जा रहा है ना। कस्टमर की जो प्रोफाइल है, कैटेगरी है, उसके हिसाब से कस्टमर को हम तीन भागों में बांटते हैं। लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर और हाई रिस्क कस्टमर। जो लो रिस्क के कस्टमर हैं उनमें 10 साल में एक बार हमको केवाईसी लेना है। मीडियम रिस्क में 8 साल में लेना है। हाई रिस्क में 2 साल में रहता है। डिटेल में अगली आगे आने वाली स्लाइड में आपको मैं डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। केवाईसी की जो गाइडलाइन है आरबीआई के द्वारा दी गई है, उसके अनुसार हर बैंक में एक प्रिंसिपल ऑफिसर, मुख्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो केवल बैंक में कस्टमर के अकाउंट में आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बैंक केवाईसी के डॉक्यूमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उनको इंश्योर करता है। जो कस्टमर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि ट्रांजेक्शन नॉर्मल नेचर के हैं या उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधि हो रही है, कुछ फ्रॉडुलेंट गतिविधि हो रही है, ये इनकी जिम्मेदारी में होता है।
अब हम आते हैं केवाईसी। केवाईसी क्या है? नो योर कस्टमर, है ना। कोई भी एक पार्टिसिपेंट बताइए, केवाईसी के डॉक्यूमेंट की यदि आपको जानकारी है, क्या क्या लिए जाते हैं? आधार कार्ड, वोटर हम्म कार्ड, नरेगा कार्ड, हम्म पासपोर्ट, हम्म उसके बाद हुआ ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस। गुड, है ना। 6 डॉक्यूमेंट हो गए, वोटर और वोटर आईडी, है ना। तो टोटल 6 डॉक्यूमेंट हैं, 6 डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार लिए जाते हैं, उनके अलावा हम कुछ भी नहीं लेते हैं। और इन केवाईसी के डॉक्यूमेंट को आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ओबीडी बोलते हैं। याद रखिए, ओबीडी आपको मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट बोला जाता है इनको, ठीक है। कौन कौन से हैं? जैसे अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बताया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड और पैन कार्ड। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उसका है, उसको हम ओवीडी बोलते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ केवाईसी। ओके। इनमें से जो 2 डॉक्यूमेंट है, खासतौर से पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें एक एक्सपायरी डेट होती है ना, 5 साल की, 10 साल की जो भी है। या जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है 45 साल तक की रहती है। तो हमको जब भी यदि ये 2 डॉक्यूमेंट रहते हैं तो हमारे सिस्टम में उस डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट डालना आवश्यक है। उसके बाद फिर उसका नवीनीकरण केवाईसी का किया जाता है। अब यदि उस कस्टमर का जो हम आईडी प्रूफ ले रहे हैं ओबीडी 6, उनमें यदि उसका करंट अकाउंट, करंट एड्रेस प्रूफ सेम है, तो फिर अलग से कोई हम एड्रेस प्रूफ नहीं मांगेंगे। लेकिन एड्रेस प्रूफ में चेंज है, तो एड्रेस प्रूफ के लिए रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश हैं कि यूटिलिटी बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से हमको लेटर लेना है। तो इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज हम ले सकते हैं। यूटिलिटी बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी म्यूनिसिपल टैक्स की रिसीट भी ले सकते हैं। यदि पेंशनर है तो उसका पीपीओ की कॉपी ले सकते हैं। और कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उसको एड्रेस प्रूफ दिया है तो वो भी हम मान्य कर सकते हैं। अब सर हम इससे पहले एक क्लास जो हमारी लगी थी उसमें इसमें आपने 3 महीने कहा, उसमें हमारे को 2 महीने बताया था। 3 महीने है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसमें जी 3 महीने दिया हुआ है। ठीक है सर, लास्ट क्लास में हमारे को बताया था इसलिए नहीं, कंफर्म कर। बिल्कुल 3 महीने, बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट गाइडलाइन का बता रहा हूँ। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बैंक के इंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा हूँ। 3 महीने का चाहिए हमको वेट। अब देखिए होता क्या है, जो बैंकर होते हैं प्रैक्टिस एंड लॉ चलती है ना। नियम कुछ कहता है, प्रैक्टिस में कुछ जमाते हैं। हमारे जो बैंकर साथी लोग होते हैं वो तो ये भी बोल देंगे कि तुरंत अभी लेटेस्ट वाले ही दो आप हमको, है ना। तो ये भी बोल सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम केवाईसी की बात करते हैं तो केवाईसी में एक पर्सन का नाम आता है। पर्सन माने कोई भी हो सकता है। पर्सन कौन होता है? एक तो इंडिविजुअल होते हैं, माने आप हम ज्वाइंट हो अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति खाता खुला सकते हैं। बेनिफिशियल ऑनर हो सकते हैं, कोई ट्रस्ट है, कंपनी है, तो उसका जो ऑनर है वो कुछ कोई अलग व्यक्ति होता है, वो हो सकता है लीगल एंटिटी हो सकती है। मतलब जो ऐसी कोई एंटिटी, ऐसा कोई कंपनी या कोई ट्रस्ट है जो लीगली फ्रेम हुई हो, जैसे कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गई, एसोसिएशन हो गई इत्यादि। ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होते हैं? जो जो उस अकाउंट को चलाने के लिए अधिकृत किए गए। अब एक नया शब्द आया है, डिजिटल केवाईसी। फिजिकल केवाईसी तो सभी को मालूम है, आमने सामने बैठकर कस्टमर को बुला के हम केवाईसी करते हैं, उससे कागज लेते हैं, वो फिजिकल केवाईसी होती है। लेकिन कस्टमर दूर कहीं पर है, 200-500 किलोमीटर की दूरी पे बैठा है, हम उससे केवाईसी की डिमांड कर रहे हैं और वो आने में असमर्थ है। आप में से कई लोगों ने डिजिटल बैंकिंग में पेटीएम,
एयरटेल पेमेंट बैंक या कोई ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म में अपना खाता खुलाया होगा, तो आपने देखा होगा कि आप किसी ब्रांच में नहीं गए, ना कोई आपके पास रिप्रेजेंटेटिव वहां का आया, आप अपने घर में बैठे बैठे ही उनकी केवाईसी आपसे करा लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट है वो प्राप्त कर लेते हैं वो ऑनलाइन। फिर एक वीडियो कॉलिंग होती है, आपसे एक लिंक भेजी जाती है और आपसे बोला जाता है कि अपने पैन कार्ड को अपने साथ में रखिएगा, है ना। वो सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, आपके डेट ऑफ बर्थ, नाम और कुछ पर्सनल जानकारी के बारे में। जब आप वेरीफाई हो जाते हैं, इसके बाद आपका पैन कार्ड आपके कैमरे के सामने मांगा जाता है। उसको ओसीआर प्रोसीजर से, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन के माध्यम से, जो भी आप आईडी बता रहे हैं उसको वो वेरीफाई कर लेते हैं, आपके चेहरे, आपके उनसे। इस तरह से आपकी लाइवलीनेस, आपका जीवित होने का वो दूर से केवाईसी कर लेते हैं कि भाई हाँ आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये केवाईसी के डॉक्यूमेंट किए हैं। इसी को हम डिजिटल केवाईसी कहते हैं। आजकल बैंक भी ये करने लगे हैं, कस्टमर को ब्रांच तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी को हम डिजिटल केवाईसी बोलते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेटेड एंटिटी। ये एक नया शब्द आप लोगों ने सुना होगा। बैंक तो सभी लोगों को मालूम है कि बैंक में खाता खोलते हैं, है ना। इसके अलावा हमको केवाईसी और कहाँ कहाँ कराना होती है। कहीं हम लोन ले रहे होते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन ले रहे होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कहीं पे हम ऑनलाइन उससे ईएमआई डायरेक्ट अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, रिलायंस डिजिटल या अन्य कहीं किसी जगह बजाज फाइनेंस से हम ईएमआई कराना होती है, तो वो भी आपसे केवाईसी के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो ये जितने भी तरह की वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करते हैं। उनको अनुमति, लाइसेंस कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सबको मिला के हम, चूंकि बैंक अकेली होती तो बैंक बोलते, लेकिन चूंकि बहुत सारी संस्थाएं जो केवाईसी को फॉलो करती हैं, जैसे इंश्योरेंस लेने जाओगे, म्यूचुअल फंड, हर जगह आपको केवाईसी लगेगी। तो ये सब संस्थाएं मिला के आपके कौन कहलाएंगे? आरई कहलाएंगे, रिलेटेड एंड रेगुलेटेड एंटिटी, माने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेट होती हैं। ठीक है। तो जहां पर अब हम बात बैंक की नहीं कर रहे हैं, आरई की कर रहे हैं, माने और बड़े रूप में कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ केवाईसी दे सकते हैं। तो जो संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड होती है उनको हम आरई कहते हैं। अब आरई के कुछ एग्जांपल है, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गई, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, है ना, पेमेंट बैंक हो गए, और इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ब्रोकर्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज के, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड इत्यादि। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पूछिए, आरई में आपको समझ नहीं आया हो तो। नेक्स्ट हम आते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, है ना, ग्राहक की ड्यू डिलीजेंस, क्या कैसे उसको हमको ऑन गोइंग, एक बार हमने केवाईसी ले ली तो हमारा काम खत्म नहीं होता। बैंकर का, बीसी का या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका रोल वहीं पे खत्म नहीं होता। ऑन गोइंग बेसिस पे कस्टमर की निगरानी की जाती है, इसका एक सिस्टम है ना। क्यों की जाती है? क्योंकि कस्टमर को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर वही है ना। दूसरा, किन किन की जाती है ये बता रहा हूँ। एक तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं इसमें, दूसरा कोई कंपनी है तो कंपनी के बिहाफ पे मैनेजर हो गए, डायरेक्टर हो गए, जो भी उसको ऑपरेट कर रहे हैं उनकी करना पड़ती है। कोई स्कूल है, ट्रस्ट है, तो उनके जो सिग्नेटरी है उनकी करना रहती है ना। और जो भी बिजनेस है उसका नेचर, बिजनेस का नेचर, पर्पज, खाता खोलने का हमको ड्यू डिलिजेंस करना रहती है। ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग करना पड़ती है। ये सब मिला के सीडीडी बोला जाता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस।
अब हम नेक्स्ट आते हैं इंडिविजुअल के खातों पे, है ना, कि भाई व्यक्ति के खाते कैसे खोलना चाहिए, उसमें क्या ध्यान ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर आपका जो वीसी कंसेप्ट है उसमें आप इंडिविजुअल के ही खाते खोलेंगे, कंपनी प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म के ब्रांचेज में खुलेंगे, लेकिन आप सोर्सिंग कर सकते हैं, बिजनेस को ब्रांच तक पहुंचा सकते हैं, आपको उसमें कमीशन मिलेगी। तो उनकी भी आपको जानकारी होना चाहिए, जो मैं आगे की स्लाइडों में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं पहले अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या केवाईसी के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है? तो एज ए बीसी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, है ना। यदि वो आधार नंबर भी दे देता है तो आप ई केवाईसी उसकी कर सकते हैं। आप उसको बुलाएंगे, बायोमेट्रिक डिवाइस पे उसकी फिंगर रखवाएंगे, अंगूठा, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके पास एक ओटीपी आएगा, वो आधार नंबर देगा आपको, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे तो कस्टमर आपसे वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे इजी और सबसे वैलिड और सबसे रिस्क फ्री जो हमारा केवाईसी करने का तरीका है वो है उसकी ई केवाईसी, आधार के द्वारा, है ना। यदि आधार नंबर नहीं है तो फिर हम दूसरी माध्यमों से, जैसे पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरह के जो दूसरे डॉक्यूमेंट है उनसे हम इनकी केवाईसी को वेरीफाई करेंगे। कुछ हमको जब अकाउंट कस्टमर के खोलते हैं तो वहां पर हमको कुछ इनकम टैक्स के नियम की भी हमको आवश्यकता पड़ती है, उनको फॉलो करने की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो ठीक है, पैन कार्ड नहीं है तो उनसे हम एक फॉर्म 60 भरा के लेते हैं, है ना, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के पीछे ही लगा होता है कि मेरी जो आय है वो कृषि से है या कोई अन्य आय है और मैं टैक्स पेमेंट की श्रेणी में नहीं आता। एडिशनल डॉक्यूमेंट भी हम उनसे लेते हैं, जैसे उनका बिजनेस प्रूफ है ना, उनका जो एड्रेस प्रूफ, मान लो जो आईडी दी उससे मैच नहीं कर रहा है, वो ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड किसी दूसरे स्थान का है और वो नौकरी करने या मजदूरी करने किसी दूसरी जगह आए हैं तो करंट उनसे एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। अब एक नया शब्द फिर आया, एक डिजिटल केवाईसी आपने देख लिया, एक सीडीडी देख लिया, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अब आया एक सी केवाईसी आर, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री। आप में से कोई पार्टिसिपेंट सी केवाईसी को बारे में मालूम हो तो प्लीज बताइए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। सर जैसे किसी बैंक में हमने पहले खाता खुलवाया हुआ था तो वहां से ये सारी एक जगह पे स्टोर हो जाती है सेंट्रली, वहां से मेरे को मेल आई हुई थी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो उसमें एक CKYC नंबर दिया था, जो मैंने नया कहीं KYC करना था, मैंने अपनी फोटो वगैरह कुछ नहीं डाली, CKYC नंबर डाला तो उससे मेरा आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड सब ऑटोमेटिकली उसमें आ गया था। गुड। देखिए हमारे जो मैंने लास्ट KYC में डाटा दिया था वो सेंट्रली कहीं सेव हो गया है। वेरी गुड। देखिए हमारे पार्टिसिपेंट को एक्सपीरियंस है सी केवाईसी आर। जैसे आपका आधार कार्ड है, यूनिक नंबर है, लाइफ में एक बार बना है, एक ही आधार आपका जिंदगी भर चलेगा, पैन कार्ड भी एक ही आपका चलेगा, वोटर आईडी भी एक ही चलता है ना। इसी तरह से जो आपकी सी केवाईसी आर बन गई, ये एक यूनिक नंबर बन गया। एक बार अगर आपका बन गया, आप किसी भी बैंक में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, अलग से आपको केवाईसी की डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सी केवाईसी का नंबर दे देंगे, उसके बेस पे वो आपकी जानकारी वहां से प्राप्त कर लेंगे। जैसे आधार की जानकारी यूडीआई की वेबसाइट से लेते हैं, सी केवाईसी की जो जानकारी है, सी केवाईसी का एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से बनाया है, मतलब गवर्नमेंट का है। इसका उद्देश्य ये है कि कस्टमर आइडेंटिफाइड हो, मतलब एक बार उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब वो कहीं भी खाता खुला सकता है, उसको बार बार केवाईसी देने। यदि आप पहली बार कहीं गए हैं एक बैंक में, आपने कहीं बैंकिंग नहीं की, फर्स्ट टाइम गए, तो बैंक आपकी केवाईसी करके अकाउंट जनरेट करके और जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपका सी केवाईसी नहीं बना है तो सी केवाईसी आर के पोर्टल में आपके पूरी जानकारी दे देंगे। ये मैंडेटरी है बैंक के लिए।
दे देंगे, वहां से आपका एक नंबर जनरेट होके जाएगा जिसको CKYC नंबर बोलते हैं, जिसका टेक्स्ट मैसेज और मेल आपके पास आ जाएगा। जैसे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बताया उनके पास आ गया, यही CKYC है। जैसे आजकल हम मोबाइल नंबर को पोर्टिंग करा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर वही रहेगा। आने वाले दिनों में आप अपने अकाउंट नंबर को भी पोर्टिंग करा सकते हैं। अभी आप बैंक को स्विच ओवर क्यों नहीं कर पाते कि आपको सैलरी अकाउंट है, कई कई जगह आपने अपने बैंक के अकाउंट नंबर दिए हैं, अब आप चाहते हो कि मैं स्टेट बैंक से HDFC में स्विच ओवर हो जाऊं, तो आपका अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा, आपको फिर 10 जगह लिखा पढ़ी करना पड़ेगी, तो आपको दिक्कत आती है। लेकिन आने वाले समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस दिशा में काम कर रही है कि कस्टमर को इतना इतना हम सुविधा दे दें कि वो अपने अकाउंट नंबर को भी पोर्टिंग करा ले। एक बार उसका अकाउंट नंबर जो बन गया, वो किसी भी बैंक में वो ट्रांसफर करा ले, वो ही नंबर चलेगा। अभी एक बैंक में तो आप पोर्टिंग करा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में आपका अकाउंट है, आप दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करा लेंगे उसको, तो वही नंबर रहेगा। तो ये CKYC उस दिशा में पहला कदम है। ओके, तो जब भी आपके पास, अच्छा इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया उनको मेल आ गया, और जो पुराने कस्टमर हैं, वो ओल्ड अकाउंट होल्डर, वो चाहते हैं कि उनकी CKYCR का नंबर उनको मालूम होना चाहिए। या तो बैंक के स्टेटमेंट पासबुक में होगा, या बैंक से जाके वो मालूम कर सकते हैं। और गूगल में भी CKYCR टाइप करेंगे तो CKYCR का जो पोर्टल है, और कार्बी और 2-3 जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मेंटेन करते हैं, उनका पोर्टल खुल जाएगा। वहां पे आप कुछ बेसिक जानकारी डाल देंगे अपनी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, पेन नंबर, 1-2 जानकारी आप डालेंगे, तो आपकी CKYCR की इंफॉर्मेशन वहां पे दिख जाएगी कि आपने कब KYC कराया है, लेटेस्ट आप किस बैंक में गए थे, कब KYC कराया, और आपका CKYC का नंबर क्या है, ये आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसफर ऑफ अकाउंट विद इन ए बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी कस्टमर किसी भी रिलेटेड एंटिटी में उसका अकाउंट है, चाहे पेमेंट बैंक हो, चाहे बैंक हो, कहीं भी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनकी ब्रांचों में अपना अकाउंट ट्रांसफर कराने के लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। बस इसमें क्या करना रहेगा कि जिस हम नई जगह पे अपना अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, वहां पे जाके आपको करंट एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, अपना लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको कोई KYC वगैरह के डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अब अकाउंट, अब कुछ हम विशेष प्रकार के खाता खोलने के बारे में समझ लेते हैं। नॉर्मल आदमी का खाता कैसे खोलते हैं ये तो सभी को मालूम है। इलिटरेट है ना, मतलब अशिक्षित व्यक्ति का खाता कैसे खोला जाता है, क्योंकि आप लोग AJBC इन लोगों के साथ डे टू डे आपका इंटरेक्शन रहेगा, तो इनको पर्सनली आना रहेगा ब्रांच में या BC के पास। इनकी जो भी विटनेस है, कोई एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट विटनेस इनको वेरीफाई करेगा, है ना। इनका चूंकि ये सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, तो इनका अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन लिया जाएगा। जैसे कोई अंगूठे के निशान हो गए, इस तरह का लिया जाएगा, और इनके बॉडी का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उसकी जानकारी लिखी जाएगी। ऐसे व्यक्ति को बैंक खाता खोलने के बाद लिमिटेड एक्सेस राइट देती है, मतलब जैसे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ज्यादातर इन लोगों को नहीं दी जाएगी, है ना। और कुछ जानकारियां, क्योंकि इनके इलिटरेट व्यक्ति, बैंक की जिम्मेदारी है उनको प्रोटेक्ट करना, उनके हितों का ध्यान रखना, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे बैंक को करना रहते हैं। और आप जब सिस्टम में डालेंगे इलिटरेट को, तो वहां पे जब हम सिस्टम में एंट्री करते हैं, तो सिस्टम में एक जगह आता है कि खातेदार इलिटरेट है, ब्लाइंड है, क्या है, तो वहां पे आपको इलिटरेट पे टिक लगाना है। तो एक बार आपने पंचिंग कर दिया, आगे जब भी कस्टमर आपके पास बैंकिंग करने आएंगे, तो जो आपका सिस्टम है वो आप पॉपअप देगा, अलर्ट देगा आपको कि सावधान, केयरफुल, इलिटरेट पर्सन
का अकाउंट है, जिससे आप सावधानी पूर्वक उनसे ट्रांजेक्शन कर सके। अन्यथा क्या होगा, वो तो कुछ भी बोल देंगे कि साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मुझे नहीं मालूम मेरे अकाउंट में क्या हुआ। तो बेटर ये विटनेस लेके इनका काम करना है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर, आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा देख लीजिए। अन्य व्यक्ति को तो आ रही है, थोड़ा आप ऐसी जगह चले जाइए कनेक्टिविटी आ जाए। दूसरा, आ रही। हाँ, इनको चेकबुक नहीं दी जाती है, कैश ट्रांजेक्शन इनको सामने कराए जाते हैं, विटनेस के साथ कराए जाते हैं, थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। और डिजिटल बैंकिंग यदि देना है तो लिमिटेड एक्सेस राइट के साथ, जनरली केवल व्यू राइट के साथ, मतलब ट्रांजेक्शन राइट नहीं दिए जाते हैं, और बेसिक मोबाइल बैंकिंग इनको दी जाती है। एटीएम इनको दे सकते हैं, एटीएम इनको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जब आज के समय में एटीएम, पीओएस, बायोमेट्रिक, जो भी माइक्रो एटीएम है, यहाँ पे स्पीकर और वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा है कि हम क्या कर रहे हैं, मशीन बोल के हमारे इलिटरेट कस्टमर को बताएगी कि आप 1,000 रुपए निकाल रहे हो, आप 2,000 रुपए निकाल रहे हो, और कस्टमर भी बोल के इंस्ट्रक्शन दे सकता है। नेक्स्ट हमारे स्पेशल टाइप के कस्टमर हो सकते हैं ब्लाइंड पर्सन, जिनको हम सम्मानजनक तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित व्यक्ति बोलते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को हम बोले दृष्टिबाधित व्यक्ति, है ना, ब्लाइंड नहीं बोले। लेकिन यहाँ पे चूंकि सेशन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप जब भी ऐसे व्यक्ति से आप इंटरेक्ट हो तो उनको बोलिए दृष्टिबाधित व्यक्ति, विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति। इनके इनको चूंकि ये लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, आईक्यू लेवल इनका ज्यादा हो सकता है, साक्षर हो सकते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन है, इनको किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। जैसे जैसे हमने अनपढ़ अकाउंट में देखा था कि लिमिटेड राइट के साथ हम देते हैं, चेकबुक नहीं देते, इनको सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है, इनको किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इनको कुछ एडिशनल फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। एक तो इनको रीडर दिया जा सकता है, जो कोई कहीं ये साइन कर रहे हैं तो वो पढ़ के इनको बताएगा कि भाई आप किस चीज पे साइन कर रहे हो। एक इनको राइटर की फैसिलिटी दी जा सकती है कि इनके बिहाफ पे कोई लिख के दे दे, है ना। ये रीडर, राइटर और स्पीकर, ये फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जा सकती है ना। और दूसरी क्या है, जो स्पीकर वाली है ना, वॉइस रिकॉग्निशन, स्पीकर से बोलने की सुविधा भी इनको दी जाती है। और ऐसे खातों पर भी आपको अपने सिस्टम में पंचिंग करना है ब्लाइंड एक कस्टमर का। तो जब भी ये कस्टमर आपके साथ बैंकिंग करने आएंगे, सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा कि ब्लाइंड पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो इनके बारे में आप ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अकाउंट की रक्षा करना आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे माइनर। ये भी हमारे विशेष प्रकार के ग्राहक होते हैं, इनके भी खाते खोले जाते हैं। हमारे देश में जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु वर्ष के हैं, उनको हम अवयस्क या माइनर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे देश में कांटेक्ट करने की, किसी भी व्यक्ति की अनुबंध करने की एज 18 वर्ष है। मतलब 18 वर्ष का यदि वो पूर्ण हो जाता है तो वो किसी से कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में, मतलब किसी से अनुबंध करने के लिए सक्षम हो सकता है। 18 वर्ष से नीचे का व्यक्ति किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट साइन करेगा, कोर्ट उसको मान्य नहीं करेगा। तो ऐसे कस्टमर से खाता खोलते समय भी बैंक विशेष सावधानियां रखते हैं। खाता इनको खोला जा सकता है, 10 साल से ऊपर का बच्चा अपना खाता खुद खोल सकता है। 10 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं वो अपने नेचुरल गार्जियन, माता पिता के साथ, या लीगल गार्जियन, यदि उनके माता पिता नहीं है तो कोर्ट ने जो भी उनको, किसी व्यक्ति को उनका संरक्षक अपॉइंट किया है, वो इनके बिहाफ पे खाता खोल सकते हैं। माता पिता दोनों जीवित हैं, केवल माता आती हैं बैंक में कि मैं इस बच्चे का लीगल, इस बच्चे का नेचुरल गार्जियन हूँ। तो हम बैंकर उनको मना नहीं कर सकते, भले हमको मालूम है इनके पिताजी भी हैं, हम माताजी उसके बिहाफ पे खाता खोलने के लिए प्राधि करते हैं, तो उनको भी हम मना नहीं कर सकते।
सकते। तो ये माइनर के केस में रखना है। माइनर के केस में हमको जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट हैं वो उनके माइनर के नहीं लेते हुए जो उनके संरक्षक हैं, लीगल गार्जियन, नेचुरल गार्जियन, उनके प्राप्त करेंगे, उन्हीं के फोटो लेंगे और उन्हीं के हम सभी डॉक्यूमेंट लेंगे। यदि 10 वर्ष से ऊपर का बच्चा अपना खाता खुद खोल रहा है तो फिर उसके हम डॉक्यूमेंट ले लेंगे। तो 10 वर्ष से ऊपर का माइनर यदि खाता खोलता है तो वो खाता भी लिमिटेड राइट और लिमिटेड कुछ टेस्ट विड्रॉल वगैरह सुविधाओं के साथ जो बैंक आपको बताएगी उसके साथ खोले जाते हैं। तो इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल अकाउंट, है ना। आप लोग बीसी हैं, आपको ये खाते बहुत खोलना रहेंगे अपने सेंटर में, है ना। स्मॉल इसको हम बोलते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBDA। केवाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का आरबीआई की गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि कोई व्यक्ति जिसके पास केवाईसी के डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी बैंक में जाके अपना खाता खुला सकता है। सेल्फ फोटो अटेस्टेड